हुआ उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल्स में हम लोग आज बात करेंगे मेनली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग को अच्छी तरीके से आता होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही से निकाल पाते हैं या नहीं, थोड़ा उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे ब्लॉक वाइज देखा जाए तो टोटल आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक 4 ही आपके पास ब्लॉक होते हैं। अगर हम एस ब्लॉक को देखें तो इस ब्लॉक में हम बोलते हैं सारे आपके पास जितने वहां पे एलिमेंट है सबके सब मेटल्स होते हैं। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो क्या होता है, एनएस पे 1 to 2 आता है। 1 आएगा तो बोलते हैं कि ये क्या है आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट से फर्स्ट ग्रुप के, 2 आता है तो बोलते हैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से। इसी तरीके से मान लो पी ब्लॉक्स के ऊपर बात करते हैं तो पी ब्लॉक्स में क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो बोलते हैं NS2 NP 1 to 6, यही आपके पास होते हैं। पी ब्लॉक्स के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तब इतना ही आपके पास पॉसिबल केसेस है। पी में 1 to 6 आएंगे, लेकिन पी भरने से पहले आपके पास एस ब्लॉक कंप्लीटली फिल हो चुके होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर मान लो कि मेरे पास अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखेंगे तो देखो डी ब्लॉक के लिए क्या लिखते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए लिखा जाता है, पहले तो डी ब्लॉक को भरने से पहले आप क्या भरते हैं, इस घर को भर चुके रहते हैं। और पहले तो आपके पास एस आता है, लेकिन हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, तो n-1 लिख दो पहले, n-1 लिखेंगे। और n-1 पे कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो बोलते हैं 1 to 10 रख सकते हैं कोई भी। उसके बाद क्या होते हैं एस पर क्या हो सकते हैं 0 to 2, मैक्सिमम 2 तक जाएगा, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 0 भी जाता है। तो डी ब्लॉक में 1 to 10 रखते हैं और 0 पे आपके पास, सॉरी एस के अंदर 0 से 2 आएगा। ये n-1 पहले क्यों लिखे, क्योंकि आप यहाँ n देख रहे हो, वहाँ लिखा हुआ n-1, ये नंबर छोटा है, इसकी वजह से इसको आगे लिख रहे हैं, और कुछ नहीं बात है। और मान लो कि अगर मेरे पास ए ब्लॉक एलिमेंट्स है तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स के जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आपके पास होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले n-2f आएगा। और f में कितना हो सकता है, f में बोलते हैं 0 से 14 में कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपके पास है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोग देखते हैं डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक भरने से पहले आप डी ब्लॉक भर चुके रहते हैं, और डी ब्लॉक में कितना होता है, तो मिनिमम 0 से 2 तक जाता है, और उससे पहले एस घर तो कंप्लीटली भर चुका हुआ रहता है। पी ब्लॉक तो एफ के बाद ही होता है, आप लोग सबको मालूम है, पहले एस आता है, फिर बीच में देखते हो डी दिखाई पड़ता है, उसके बाद सबसे लास्ट में पी दिखता है। तो इसलिए अगर मुझे ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर मान लो फिल करना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना होगा, तो सबसे पहले तो एस आप लिखोगे, एस के बाद इलेक्ट्रॉन आते हैं डी के अंदर, और डी के बाद फिर आते हैं एफ के अंदर। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एक ऑर्डर है जिसमें हम लिखते हैं एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहीं पर हमको चेक करना है कि आपको कुछ हम एलिमेंट देखेंगे और उसमें देखना है कि इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, देखो रूल्स पहले हम बता देते हैं। अगर मान लो मुझे किसी भी एलिमेंट्स का पता करना होगा प्रिडिक्शन, वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, प्रिडिक्शन इन पोजीशन, prediction position of element in periodic table। तो प्रिडिक्शन पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जिसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं 1s लिखते हैं, सबसे कम एनर्जी इसकी होती है, फिर आता है 2s 2p 3s 3p 4s 3d लिखते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं 4s के बाद यहाँ पे 4p लिखते हैं, फिर 5s स्टार्ट करते हैं, फिर 4d स्टार्ट करते हैं, फिर 5p स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग 6s भरते हैं, 6s के बाद 4f आता है, 5d आता है, 5d के बाद 6p आता है, फिर 7s आता है, और 7s के बाद हम लोग क्या करते हैं 5f की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 6d लिखेंगे, और लास्ट में आपके पास 7p पे आके जाएगी। ये हुंड्स रूल है, इसी के अकॉर्डिंग, सॉरी हुंड्स रूल नहीं, ये बाउ प्रिंसिपल का ऑर्डर होता है जिसको हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का यही ऑर्डर होता है। इलेक्ट्रॉन पहले इसमें एंट्री करेगा, इसमें जिसकी एनर्जी कम होती है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। अब अगर मान लो कि मुझे किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पता करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता करना है, तो बहुत कुछ है नहीं, आपको मालूम होना चाहिए एस ब्लॉक आप पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हैं, पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हैं, और एफ में 14। उसी के अकॉर्डिंग ये आपके पास पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना हुआ है। अब अगर मान लो कि मुझे पोजीशन मालूम करना हो, पोजीशन ऑफ एलिमेंट,
किसी भी एलिमेंट का पोजीशन मालूम करना इन पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखो उसको भी मालूम करने के लिए बहुत इजी रास्ता हमारे पास है। अगर सपोज इस ब्लॉक, मान लो कि अगर मुझे कोई भी एलिमेंट का पोजीशन मालूम करना है, तो सबसे पहले आप उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे। एटॉमिक नंबर के बाद जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो इस ऑर्डर को फिल करोगे। इस ऑर्डर को फिल करने के बाद मान लो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन अगर एस में एंट्री कर गया और एस में 1 एंट्री कर गया, तो बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप का है। अगर एस में 2 एंट्री किया है तो सबको मालूम है सेकेंड ग्रुप का है। अब अगर मान लो कि ऐसे लिखते लिखते हम लोग पी में 1 एंट्री कर गया, तो पी में जब भी 1 एंट्री करेगा तो याद रखना कि उसमें 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। 12 क्यों? क्योंकि आप पी ब्लॉक भरने से पहले 12 घर भर के आते हैं, तब जाके पी में एंट्री करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि पी में अगर 1 आएगा तो हम लोग 12 में ऐड कर देंगे। 1 से 6 कोई भी आएगा तो आप उसमें क्या करोगे, ऐड करके देखोगे पी इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो कि मेरे पास डी अगर आ गया, तो डी घर भरने से पहले मालूम होना चाहिए कि आप 2 घर भर के आ चुके थे इसके अंदर, तो यहाँ पर 2 प्लस डी इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये क्या है, ग्रुप मालूम करने के लिए है, ग्रुप निकालने के लिए। अगर एफ होगा, एफ तो सबको मालूम है, एफ किस ग्रुप में होता है बच्चे लोग? हेलो, एफ तो एक ही ग्रुप में रखा गया है ना सबको, थर्ड ग्रुप। एफ को बस थर्ड ग्रुप बोल के वहां से हटा देंगे हम लोग। अब देखो लास्ट यहाँ बात, अगर हम लोग को मालूम करना होगा पीरियड, तो पीरियड के लिए क्या देखते हैं बस, तो बस क्वांटम नंबर चेंज करना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थोड़ा समझा दीजिए तो। कौन सा? पी और डी का। पी और डी का, अच्छा इसका। अगर मान लो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते गए, उसके लास्ट में अगर पी में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर गया, तो आपको वहां पे 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन को ऐड करके देना है। 12 क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आप लोग जो पीरियोडिक टेबल देखे होंगे उसमें सबसे पहले एस का 2 ब्लॉक है, उसके बाद बीच में डी 10 ब्लॉक है, तो ये एस और डी का एग्जांपल के साथ समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी तो फॉर्मूला लिखिए, एग्जांपल हम दे रहे थे, रुको इसको। अब कोई भी 2-3 एलिमेंट आपको हम दे के बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कार्बन कुछ बड़ा एलिमेंट सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर किसी को मालूम है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुट करोगे तो सबसे पहले लिखोगे 1s2, फिर लिखोगे 2s2। 2p में कितना रखेंगे हम लोग? p में तो मैक्सिमम 6 होता है ना। फिर 3s2 रखोगे और फिर लाओगे 3p, 16 चाहिए, 2 to 4, 4 6 10 2 12, 4 रखना पड़ेगा। तो ये हो गया, इस ऑर्डर पे सेट कर दिए। अब मुझे मालूम करना है इसका ग्रुप कहाँ होगा और पीरियड कहाँ पर होगा। तो क्या बता, ग्रुप निकालने के लिए आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री किया गया पी के अंदर। अब पी में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आयन, का मतलब है कि पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक का रूल है कि आप 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। पी में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 4, क्या 4 लिख दो। तो किस ग्रुप का एलिमेंट होगा सल्फर? 16। अगर आपको पीरियड मालूम करना है तो चेक कर लो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे मैक्सिमम कौन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है, ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। देखो थर्ड से बड़ा कोई नंबर नहीं है, थर्ड पीरियड सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो बस यहाँ पर 3 लिख के इसको हम छोड़ सकते हैं। अब अगर मान लो कि अगर आपके पास आ गया क्रोमियम, क्रोमियम सबको मालूम है 24 एक्सेप्शनल केसेस में आता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर तो 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसी को आता है इसमें? 1s2, 3p5, 3d5। अच्छा पहले 3p आ जाएगा तब तो। 3s2, 3p6, 3d5 लिखोगे, चलो वेरी गुड। और 4s1, देखो ऑर्डर यही है, ध्यान देना। 3s 3p फिर आता 4s भले ही है। जैसे कि आप अगर ये ऑर्डर से चलोगे तो पहले 4s आपको लिखना पड़ेगा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, और आप लिखते हैं 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे काउंट करोगे तो 24 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर से चेक करना है तो ये गलत ऑर्डर है। डी में क्या होता है ना कि डी में सिमेट्रिक नेचर शो करता है, डी में 5 जो रहता है वो हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एस में कम करके क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर पुट कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं देखो ऐसे, भले ये ऑर्डर इसी ऊपर काम करता है लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन अगर लिखा जाए
तो ऐसे लिखने का ऑर्डर गलत है। 1s2, 2s2, 2p6 लिखोगे, 3s2 लिखोगे, 3p6 लिखोगे। अब थर्ड सेल आया हुआ यहाँ पे, तो थर्ड सेल को फिर यहाँ फोर्थ सेल, फिर थर्ड सेल का क्या मतलब है? इसलिए लिखते टाइम आपको ये करना है यहाँ पर, फिर ये लिखना है। तो ध्यान रखिएगा एक चीज को, अगर आप ये लिखते हैं तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। मेन तो ऑर्डर आपका यही है, मेन ऑर्डर इसी पे चलता है। ये अबाउ प्रिंसिपल इसी पर, ये ऑर्डर होता क्या है? ये एनर्जी प्रिंसिपल है। एनर्जी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये ऑर्डर आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री कहाँ करेगा, तो किस ऑर्बिट में करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी कम है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वही एंट्री करेगा जिसको वहाँ कम एनर्जी लगाना पड़े। जहां हमें एनर्जी बहुत ज्यादा अगर खुद का लगाना पड़ेगा तो वहां पर कोई जल्दी नहीं जाएगा। जिस काम में करने में हमें खुद की बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, वो काम कौन करना चाहेगा? वो काम और भी आदमी धीरे धीरे टालते रहता है, सोचते इसको बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले 1s में एंट्री करेगा, फिर 2s में करेगा, तो इसी तरीके से ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंट्री करता है, फिर 3d में करता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि जब आपको पोजीशन बताना है तो यहाँ पर एक्चुअल ऑर्डर का 3d 5 होता है, 4s 1 होता है। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखते हम लोग इसी तरीके से। लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोजीशन को लेकर। तो पोजीशन को लेकर बात करेंगे तो याद रखना इसी ऑर्डर पे चलेंगे। ये ऑर्डर मत चेक करना आप लोग, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तब ये ऑर्डर सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे पूछ नहीं रहे, तो आपको ये ऑर्डर को फॉलो करना है। अब इसको चेक करके देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री किया है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर मत यूज कर दीजिएगा, आपको पोजीशन बताना। आप यहाँ पे स्टेबल चीज नहीं देख रहे, आप बता रहे हो इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन कहाँ है। स्टेबिलिटी के आधार पर याद रखना पीरियोडिक टेबल तो नहीं बनाया गया कि हम लोग यहाँ पे स्टेबल करने के बाद चेक करेंगे वहां पे। तो इसलिए इसी ऑर्डर को पहले लिख लेना, और जितना आएगा यहाँ पर फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। 3D में 4 आया है, तो 3D में 4 आया है, और डी ग्रुप के लिए हम लोग क्या बताएं, तो 2 + d इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम लोग। तो 2 लिखो और यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन पुट करो 4, यानी कि 6। इसका मतलब है कि आपके पास जो क्रोमियम होगा वो 6 ग्रुप के अंदर है। अब पीरियोडिक टेबल निकाल के देख सकते हैं, क्रोमियम जो होगा आपके पास वो 6 ग्रुप के अंदर ही आएगा। अगर पीरियड बात किया जाए कौन से पीरियड के अंदर आएगा, तो देखो ये फर्स्ट पीरियड है, ये दोनों सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। देखो सबसे बड़ा जो पीरियड होगा वही लिखाएगा। इसका मतलब फोर्थ पीरियड में मिलेगा, 6 ग्रुप में मिलेगा आपके पास क्रोमियम। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑर्डर और एक पोजीशन बताने का ऑर्डर। एस में होगा, पी में होगा कि डी में होगा, कैसे फाइंड करेंगे। और देखो तो एक और हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इस तरीके से लिखा हुआ, और आपसे पूछा बताओ ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस पीरियड का एलिमेंट है। किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इतना आया, ग्रुप पीरियड बताना है। कौन सा ग्रुप होगा? फर्स्ट ग्रुप। कौन सा पीरियड होगा? थर्ड पीरियड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं, ध्यान से देख के आंसर दीजिएगा, क्योंकि कोई सही इसको आंसर नहीं कर पाता है। ये किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो बताओ ये किस ग्रुप का होगा, किस पीरियड का होगा? ग्रुप 10। ग्रुप 10। पीरियड पीरियड 3। सब लोग बच्चे लोग ग्रुप 10 से सब लोग एग्री हैं, या कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रुप 10 से एग्री नहीं है? अगर नहीं है तो प्लीज वो अपना आंसर करें, क्या होना चाहिए? पीरियड 4 आ जाएगा, ग्रुप 1। ग्रुप सोच के बताओ, ग्रुप क्या होना चाहिए? बताएं हम, देखो तब ग्रुप जो होगा वो फर्स्ट बार में ही सही बोल दिया गया, ग्रुप इसका 10 है। लेकिन ये ग्रुप 10 कैसे है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। आप इसी ऑर्डर को चेक कर लो, बस इसी ऑर्डर को चेक करोगे तो 3p यहाँ पर है, ठीक है, 4s इसके बाद है, 3d यहाँ पर। इसका मतलब है कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री किया है वो 3d में ही है।
इस अरेंज को चेक करोगे तो 3p6 तो यहाँ पर आ चुका है, 4s2 यहाँ पर आ चुका है, अभी आपके पास अगला एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ। इसका मतलब डी में अभी कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं हुआ, डी में प्रोसेस चल रहा है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में एंट्री किया हुआ है, और डी के एंट्री के लिए क्या बताएं, अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर है तो बोल देते हैं 10 में ऐड करके बताएंगे। तो 10 प्लस, सॉरी 10 नहीं, गलत बोल, 2 प्लस कितना 8, तो 10, ये ग्रुप नंबर 10 में आएगा। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा है, उसको बताओ। 4d10 5s2 5p6, कौन से ग्रुप का है और कौन से पीरियड का है? ग्रुप 12, ग्रुप 12 ग्रुप 2, और पीरियड पीरियड 5। पीरियड 5। सब लोग बच्चे लोग एक बार सब लोग अपना आंसर कर दो। सबका ग्रुप नंबर 12 है और पीरियड 5 है। किसी का भी कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट आंसर। ग्रुप 18 पीरियड 5। ग्रुप 18 पीरियड 5। देखो ग्रुप 18 वेरी गुड, ग्रुप इसका 18 ही होगा, क्योंकि देखो फिर से भाई देता है 4d यहाँ पर आता है, 5p बाद में आता है, 5p सबसे लास्ट में आएगा, और 5p लास्ट में आएगा तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका p में है, तो p में इलेक्ट्रॉन है तो आपको उसमें से 12 ऐड करना पड़ता है, तो 12 प्लस p इलेक्ट्रॉन यानी कि आपके पास 18 हो जाएंगे। और पीरियड सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो 5th पीरियड में है। एक और लास्ट क्वेश्चन, चलो ग्रुप 3 पीरियड 5, ग्रुप 6 पीरियड 6, ग्रुप 3। एक ही लोग ने 3-4 आंसर दे दिया, एक आंसर कोई बोलिए। ग्रुप क्या बोले? ग्रुप 3 पीरियड 6। 3 ग्रुप 3 ग्रुप 3 पीरियड 3 पीरियड 6। वैसे आप लोग बताओ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर रहा है, थोड़ा बताइए तो। ग्रुप एक 7 D। होगा। लास्ट D। इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री कर रहा है, D। बट ये सही आंसर नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके, देखिए आप लोग का भले हो गया, तुक्का सही हो गया, ये तो बात सही मानते हैं। आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंट्री कर रहा है। एफ में क्यों, आप ये ऑर्डर को चेक करके बोल रहे होंगे कि यहाँ पर भी देखो 6s यहाँ पर है, 4f यहाँ पर है, 5d। देखिए जनरली होता है कि आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है, जो हम बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर याद रखना कि 57 से, अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर दिया 57 टू 71, इसके बीच में कोई भी एटॉमिक नंबर है तो आपका एलिमेंट ग्रुप 3rd में ही होगा, लेकिन वो एफ के अंदर है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग हैं 91 से, सॉरी 91 से नहीं, 90 से 103, इसके अंदर कोई भी आपके पास एलिमेंट्स है, ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आपके पास वो एफ ब्लॉक के अंदर ही है। तो ये तो ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर मान लो कि लेंथेनाइट, अगर लेंथेनाइट्स के ऊपर बात करोगे तो लेंथेनाइट को होता है 50 यहाँ पर 8 लिखो, 57 होता है लेंथेनाइट्स का। तो 57 तक आपके पास डी ब्लॉक में जाते हैं, मतलब लेंथेनाइट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखो यहीं तक होगा, 5d1 तक रुक जाएगा, ठीक है, डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, रुक जाएगा। लेकिन अगर 58 का करने जाओगे ना तो 5d1 में 1 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, लेकिन अगला जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाएगा। ये याद रखना कि डी में भरना स्टार्ट नहीं होता, डी में रुक जाएगा आपके पास, जब तक एफ में कंप्लीटली फिल नहीं होगा तब तक फिर डी में आके चलेगा नहीं, डी में रुक जाता है, यहीं पर है। तो इस चीज को याद रखना कि आपको जो दिख रहा है कि 5d में अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 4f में दिया हुआ है, तो सही बात है, लेंथेनाइट पहले आता है। लेंथेनाइट के बाद आप देखे होंगे 14 एलिमेंट्स को रखा गया है ब्लॉक के अंदर। रुको आपको मैं दिखा रहा इलेक्ट्रॉन, ये इसको देखो, ये जो तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, देखो यहाँ पर भले ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये वास्तव में लेंथेनाइट एक्टिनाइट ये इस पोजीशन पर रखा गया है।
तो अगर मान लो कि अगर आपको वो यहाँ पर सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो पहले तो एक चीज याद रखना कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले आप भर चुके हैं लेंथेनाइड के एलिमेंट्स को, और लेंथेनाइड डी ब्लॉक का है, लेकिन सीरियम डी ब्लॉक में नहीं है, सीरियम एफ ब्लॉक में है। तो पहले डी को भरना है, फिर डी में जैसे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक के बाद दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ में जाएगा, और एफ में जाएगा तो ये फिर पूरा फिल होगा, पूरा फिल होने के बाद फिर जाके डी भरना स्टार्ट होता है। इसलिए ये जो आपके पास 4f जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में f के अंदर ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये ग्रुप थर्ड में रखा है, क्योंकि f के सारे एलिमेंट तो वही है, ग्रुप थर्ड में रखे गए हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट टॉपिक। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का पोजीशन बताना है पीरियोडिक टेबल में, कहा ग्रुप पीरियड से फाइंड करते हम लोग हैं, तो ग्रुप पीरियड हम लोग को निकालने आ गया। अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उससे पहले एक चीज और बच्चे लोग, जैसे मान लो कि नेमिंग अगर कुछ एलिमेंट का करना है, नेमिंग ऑफ एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है, उसका अगर नेमिंग किया जाए तो कैसे नेमिंग करेंगे? जैसे एक मिनट, जैसे सपोज कि मुझे 101 का एलिमेंट का नेमिंग करना है, इसका IUPAC नेम क्या होगा और इसके लिए शॉर्ट में सिंबल क्या यूज करेंगे? तो ऐसे जनरली याद रखना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से तो कोई ऊपर होगा नहीं। ये प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? 0 के लिए लिखते हैं निल, 1 के लिए लिखते हैं अन, 2 के लिए लिखते हैं बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स, 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट, 9 के लिए लिखते हैं एन, ENN। और आपके पास सफिक्स क्या लगाते हैं सब में? सफिक्स बस एक ही लाइन लगाते हैं, IUM। तो सपोज कि मेरे पास अगर कोई एलिमेंट्स है, कौन सा नहीं पता, छोड़िए, आपसे कोई पूछेगा नहीं जब 100 से ऊपर आएगा, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि उसका IUPAC नेम क्या होगा, वो तो फिक्स कर दिया गया है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों एलिमेंट का चेक करना पड़ेगा, इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे। 1 के लिए क्या लिखेंगे? तो 1 के लिए क्या लिखोगे तुम लोग? अन लिखोगे ना। फिर 0 के लिए, 0 के लिए लिखते हैं हम लोग है नील, और फिर आ गया 1 के लिए, फिर अन लिख दो, और सबसे लास्ट में जब आप तीनों को कर लेंगे तो लास्ट में जोड़ना है IUM। तो ये इसका हो गया पूरा नाम, IUPAC नेम, अन नील अन्नियम। अब कहा जाए इसका शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं? जैसे सोडियम SODIUM कोई लिखता है नहीं, इसका शॉर्टकट Na लिखते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? तो इसके लिए इसका शॉर्टकट यूज होता है, 1 के लिए लिखते हैं हम लोग अन लिखते हैं, तो खाली उसका पहला लेटर लिखो। 0 के लिए नील, तो उसका पहला लेटर से, फिर इसका पहला लेटर, तो UNU, बस और कुछ नहीं, खत्म। अगर मान लो कि मुझे लिखना होगा 123, बताओ तो इसका क्या होगा नेमिंग? अन UBT अन बाई ट्राई, ट्राई, फिर IUM अब एक और आई तो नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 भवेल एक साथ हो जाएगा। अन बाई ट्राइयम, शॉर्टकट UBT। UBT हो गया। तो कभी भी अगर मान लो कि मोर देन, अगर आपके पास 100 कोई भी एलिमेंट लिख लिया गया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसका IUPAC नेम चाहिए तो इतना काफी हमारे पास है। अब चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्टिव भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ते एक बार है लेकिन इसका यूज बहुत बार होता है पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। तो देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ये किस तरह का इफेक्ट है, या फिर इसको आगे पढ़ेंगे एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अब चलो ध्यान से इसको समझना जो बताने जा रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर बात की जाए क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं जैसे मान लो कि मेरे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है और उसमें बहुत तरह के सेल है। जैसे कि मान लो, इतना मत करो शॉर्ट में, मान लो कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, तो इसको बोलते हैं इनर शेल, ये पहले है। इसको क्या बोलते हैं? आउटर सेल, क्योंकि ये बाहर है। अब एक बात समझ में यहाँ पे, अगर मान लो कि आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फिलहाल अभी, इनर शेल में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो प्लस चार्ज है सारा का सारा ऊपर काम कर रहा होगा। प्लस क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर तो केवल क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। तो पूरे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है वो तो प्रोटॉन की वजह से है और वो पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन तो लग ही रहा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, कहीं हिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो कल को बाहर अपने आप निकल जाएगा, अट्रैक्शन है तो इसको रोक के रखेगा। अब अगर मान लो कि अगर हम बोले कि इनर में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गया, अभी तो यहाँ पर जितना चार्ज, अभी सबसे ज्यादा यहाँ पे चार्ज काम कर रहा है क्योंकि सारा चार्ज इसी के ऊपर ही लग रहा होगा। अब मान लो कि इनर में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या लगता है कि आपको सारा चार्ज क्या आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा होगा, इनर पे भी काम कर रहा होगा? ऐसे समझो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब सारा जो चार्ज है वो इसके तरफ नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और भी प्रेजेंट है। तो ये चार्ज अब जो जगह बटेगा, जो नजदीक होगा पहले तो उसके पास जाएगा और फिर ऊपर जाएगा चार्ज, इस तरीके से। अब मान के चलो कि आउटर में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनर में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तब ये चार्ज पहले सिर्फ इसके ऊपर लग रहा था, अब तो पहले ये चार्ज इस पर भी यूज हो रहा होगा, ये चार्ज इस पर भी यूज हो रहा होगा, उसके बाद जो बच रहा होगा फिर ऊपर भी जा रहा होगा। इस तरीके से मान लो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, फिर वही काम, चौथा इलेक्ट्रॉन आया, पांचवा इलेक्ट्रॉन आया, छठा इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे करते करते हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर भर जाएंगे तो क्या लगता है कि अब ये चार्ज होगा वो क्या यहाँ पर अच्छी तरीके से पहुंच रहा होगा? क्योंकि देखो ये इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर का मतलब है कि अब इसके ये नजदीक में, अब यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन आने लगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे? एक शील्ड तैयार कर लेंगे, चारों तरफ एक घेरा तैयार कर लेंगे, ये एक पावरफुल घेरा तैयार कर लेंगे। इस प्लस को चारों तरफ से वो क्या किया? सराउंड कर लिए। तो प्लस चार्ज को चारों तरफ से जब घेर के रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्लस चार्ज है वो पूरा ऊपर अब नहीं पहुंच रहा होगा। दूसरी बात देखो ध्यान से, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे तो इसको ये रिपेल भी करेगा ना, इसको दूर भगाएगा, तुम जाओ यहाँ पर, तुम यहाँ से निकलो, सारा चार्ज हम ही लोग के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना, लेकिन इन लोग कह रहा है कि प्लस चार्ज को सिर्फ हम ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा? ये इनर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चार्ज को क्या करते हैं? आउटर में पहुंचने से रोकते हैं, और इसी का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यही होता है कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, ठीक है, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने से जो जा रहा होता है उसको एक स्क्रीनिंग के तहत रोक दी जाती है। और जो भी स्क्रीनिंग के तहत रोक जाती है उसको स्क्रीनिंग को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, या फिर इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तब ये चार्ज वैसा भी नहीं हो सकता है कि चार्ज पूरा लग नहीं रहा होगा, क्योंकि नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉन तो फिर बाहर निकल जाएगा ना। लेकिन फिर भी ऐसा तो होता नहीं है कि अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा बहुत, अब पहले जो चार्ज मान लो कि 100% पहुंच रहा था, जब वो अकेला था तो सारा चार्ज उसी के ऊपर जा रहा था। इतने लोग आने की वजह से ये चार्ज तो सारा ऊपर नहीं जा रहा होगा। अब बोल सकते हैं वो चार्ज कितना जा रहा है, तो मान लो कि कह रहे हैं कि अब 10% जा रहा है, बाकी 90% तो इन्हीं लोग इसके चार्ज को अगल बगल वाले नजदीक लोग यूज कर रहा है। तो वही जो चार्ज आपके पास जो न्यूक्लियस के चार्ज को जो रोका जा रहा है, जो कम हो जा रहा है, इसी का नाम आपके पास है क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये चार्ज को रोकते हैं आउटर में पहुंचने से। अब देखो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है कि पहले जो चार्ज काम कर रहा था 100%, अब आपके पास जो चार्ज कर रहा है, काम कर रहा है 10%। तो 90% क्या हो गया? 90% स्क्रीनिंग में चला गया, स्क्रीनिंग मतलब रोक दिया गया उसको। तो जो एक्चुअल जो चार्ज काम कर रहा है, फाइनल जो इसके ऊपर चार्ज काम कर रहा है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो स्क्रीनिंग के बाद जो चार्ज काम कर रहा होता है इसके ऊपर, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी दो तरीके से होते हैं। देखो कैसे कैसे। यहाँ पर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको समझना ध्यान से। और अगर मान लो कि हमने क्या किया कि शील्डिंग वगैरह सब तैयार कर दिया है, मान लो कि मेरे पास तो चार ही ऑर्बिटल से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। शील्डिंग तो यही लोग कर रहे होंगे ना। बताओ तो इसमें पावरफुल शील्डिंग किसकी होती है?
पावरफुल शील्डिंग का मतलब ये होता है कि चार्ज को सबसे अच्छे तरीके से कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि एस ब्लॉक क्या होता है, सबसे नजदीक होता है। अगर हम चेक करेंगे एस ब्लॉक के बारे में, तो एस ब्लॉक सबसे नियर होता है न्यूक्लियस के, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक का शेप किसको मालूम है यहाँ पे? एस ब्लॉक का शेप कैसा होता है? Spherical. Spherical. हाँ। पी ब्लॉक का शेप कैसा होता है? Dumbbell. Dumbbell. डम्बल शेप होता है। डी ब्लॉक में जाओगे तो Double. डबल डम्बल। एफ ब्लॉक में जाओगे तो और एक और डम्बल बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये प्लस चार्ज अगर स्फीयर के अंदर अगर पड़ गया, तब तो फिर ये चार्ज को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये स्फेरिकल नेचर का, ये सिमेट्रिकल नेचर का, ये चार्ज को हर तरीके से घेरा बना के रोक देता है। लेकिन अगर मान लो कि पी ब्लॉक अगर ऑर्बिटल्स में आपका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वहां पे क्या होता है ना, चार्ज निकलने के अभी भी रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं चार्ज निकलने के। तो इसलिए यहाँ से चार्ज पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिलेंगे, या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिलेंगे, या तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मिलेंगे। फिर भी ये चार्ज बाहर, अगर एक्सिस के अलॉन्ग मिलेंगे तो फिर इधर से बाहर निकल जाएगा। तो चार्ज इसके पास निकलने के रास्ते होते हैं, पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 2। लेकिन तो जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो डी में चला गया, तो डी से तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज मतलब न्यूक्लियस के चार्ज निकलने के तो बहुत से रास्ते हैं, 4 रास्ते आपको दिख रहे हैं। और जैसे ही चला जाओगे एफ के अंदर, तो एफ में तो और भी रास्ते होते हैं। तो हम लोग ऐसे इसको समझते हैं कि आपके पास जो एस ब्लॉक की जो स्क्रीनिंग होती है बहुत पावरफुल होती है। उसके बाद पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की थोड़ी कमजोर हो जाती है, और एफ ब्लॉक की तो बहुत कमजोर है। स्क्रीनिंग इतना कमजोर है कि मान के चलो कि आउटर पे जो अट्रैक्शन है, मतलब उसको घेरने के बावजूद भी, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ आ जाने के बावजूद भी कोई पावरफुल स्क्रीनिंग तैयार नहीं हो पाता। मतलब ये चार्ज आउटर पे फिर भी पहुंच जाता है, मतलब इसका जो प्लस चार्ज है वो आसानी से आउटर के ऊपर लग जाता है। इसके स्क्रीनिंग करने के बावजूद भी इसका स्क्रीनिंग बहुत कमजोर होता है। इसको समझने के लिए देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जाके तुम्हें हमेशा ये बात को याद रहे कैसे इसकी स्क्रीनिंग होती है। कभी इसको भूलना मत, क्योंकि चार्ज को, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ना, आगे जब भी पढ़ेंगे तो इसके ऊपर कंटिन्यू काम होते रहेगा। इस चीज को समझने के लिए जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो कि आपके शहर में कोई आपका फेवरेट हीरो आने वाला है, जैसे कि फिलहाल तो मान लो सलमान खान ही आने वाला है। सबका हीरो तो फिलहाल वही है। अभी तो खैर सबको इसको गाली दे रहा, लेकिन पहले के जमाने में काफी हीरो चर्चा में था ये, क्योंकि जब से सुशांत सिंह का मर्डर हुआ, लगता है सारा ब्लेम इसी के ऊपर आ गया है। तो देखो बता रहे हो, ये आपके पास शाहरुख खान मान लीजिए कि आपके शहर में आया हुआ है, तो सबका हीरो है, सब कोई उसको देखने जाएगा, जो भी उसके नजदीक है वो तो देखने। मैम वॉइस नहीं आ रहा। हाँ, सुनाई दे रहा बच्चे लोग? हेलो, यस मैम। तो ध्यान समझना स्टोरी को। ये स्टोरी को समझ के रखोगे तो कभी भी कंफ्यूजन तुमको नहीं होगा। मान लो आपके शहर में आ गया सलमान खान, और आप लोग सबसे बड़े फैन उन्हीं के हैं, और आ गए पढ़ाई करने। फिर भी उनको मालूम रहते हुए भी कि सलमान खान आने वाला, लेकिन तुम सोचोगे नहीं, पढ़ के जाएंगे फिर उसको देखने जाएंगे। पढ़ाई हम लोग के लिए सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ाई पहले जरूरी होती है। पढ़ाई क्लास करने में आ गए तुम लोग, 11 बजे तुम लोग क्लास था, 11 से 12 यहाँ पर यहीं पर आकर रुक गए हो। और सलमान खान का भी आने का टाइम था 11:30, 11:30 में आने वाला था वो, और आ चुका है। आके मान लो कोई बड़े से मॉल के अंदर, एक्सप्लेनेड जो यहाँ पे मॉल है, मान लो उसी के अंदर आया हुआ है। तो क्या करोगे, पहले यहाँ से तुम लोग पढ़ाई करोगे। यहाँ पर आ गए हो तो कहोगे कि मैम 11 बजे 11:30 बजे तक छोड़ दीजिए, हम लोग को जाना है। तो हम तो जाने नहीं देंगे, मतलब पढ़ने आओ। तो फिर उस सब के चक्कर में ये सब चीज आपको जाने मतलब नहीं दिया जाए किसी तरीके से, पढ़ाई करने आओ, तब ये सब बीच में कहाँ से आएगा। तो 12 बजे मान लो कि आपको हम क्लास बंद कर देते हैं। क्लास बंद करेंगे तो आप जैसे जाओगे उससे मिलने के लिए, क्या होगा, पहुंचते पहुंचते उतना दूर भी है मॉल, तो आपको जाने में 10-15 मिनट और लग जाएगा। तो मान के चलो 11:30 बजे उसके आने का टाइम था, और आपको पहुंचते पहुंचते वहां पर हो गया 12:30। 12:30 मत समझो, 12:15 ही समझ लो, 12:15 में आप पहुंचते हैं। तो क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे सलमान खान आके बैठा हुआ है। अब जैसे वहां पर आप पहुंचोगे तो क्या आपको लग रहा है, वहां पर क्या दिख रहा होगा? क्या आप वहां से सलमान खान को देख सकते हो पहुंचने के बाद उस मॉल के अंदर? नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हैं?
क्योंकि सिर्फ आप ही उसके फैन नहीं है, पूरी दुनिया में उसके बहुत फैन है, उसके चाहने वाले वहां पर कमी नहीं होगी, सब उसके अगल बगल उसको चारों तरफ से घेर लिए होंगे टोटल लोग। अगल बगल जहां तक देखोगे, कहीं से सोचोगे घुसने का रास्ता मिले तो मिल नहीं रहा था आपको। देखोगे कि इतना बड़ा इसके अगल बगल सराउंडिंग इकट्ठा हो गया भीड़ कि अब हम लोग को उसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप क्या उसके उसके फैन तो आपको तो जाना है, कोशिश करेंगे आप, क्या कोशिश करेंगे कि चलो किसी तरीके से इस भीड़ के अंदर जाके उसको देखा जाए। कोशिश करोगे, लेकिन आपको वहीं से क्या किया जाएगा, लात मार के बाहर निकाल देगा सब कि हम लोग इतना देर से खड़े, फालतू में थोड़ी ना खड़े, हम लोग भी टाइम लगाकर खड़े हुए हैं। तो कितना भी कोशिश कर लो, कोई यहाँ पे आपको हिलने नहीं देगा, घुसने तो देगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या होगा आपका, चूंकि वो आप उसके फैन है तो अट्रैक्शन तो अभी भी उसके ऊपर लग रहा है कि नहीं, कभी भी उसको देखेंगे थोड़ा बहुत कम भीड़ होगा तो उसका वेट तो तुम लोग करोगे ही। लेकिन तुम चाहोगे तो एक तरीके से और उसको देख सकते हो। देखो वो तरीका क्या है। तरीका देखने के पास मान लीजिए दो तरीके का आपके पास है। इसको कुछ देर के लिए मान लो कि जो आपके पास सलमान खान तो जो आके रुका हुआ है मॉल में, वो एक आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। अब जो अगल बगल का जो भीड़ जो आपके पास इकट्ठा हो गया है, वो क्या है, वो इनर इलेक्ट्रॉन है। और आप जो बाहर से आ रहे हैं उसका फैन जो है, वो आप लोग बाहर जो भी है वो आप लोग आउटर इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि अट्रैक्शन अभी भी आपके ऊपर लग रहा है, आपके अंदर अभी भी इच्छा है, क्योंकि इच्छा है तभी तो आप लोग फिर भी यहाँ क्लास छूटने के बाद भी गए मिलने के लिए, तो अभी भी उसके ऊपर वो आपको अट्रैक्ट तो अपनी तरफ कर ही रहा है, तभी तो आप वहां तक पहुंच गए उसके पास। लेकिन आपके पास उतना अट्रैक्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा, वो अच्छे से आपको दिख नहीं रहा, लेकिन अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं हम लोग को। तो ये देखो आपके पास जो अट्रैक्शन है वो दो तरीके से हो सकती है। पहले बता रहे हैं पावरफुल स्क्रीनिंग क्या होता है, उसको अच्छे से समझना। पावरफुल स्क्रीनिंग का देखो मतलब ये है, जैसे मान लो कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो चारों तरफ से फैले हुए हैं। तो ऐसे समझो कि मान लो सलमान खान की तरफ अगर चारों तरफ अगर भीड़ इकट्ठा हो गई, वो भीड़ की हाइट अगर 6 फुट है, 6 फुट मतलब समझ लो सलमान खान भी 6 फुट का शायद नहीं है, उसके अगल बगल की हाइट अगर मान लो कि 6 फीट की हो गई और आपकी हाइट मान के चलो कि 4 फीट की है, तब तो आप कभी भी उसको देख नहीं पाइएगा, क्योंकि कोशिश भी करोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। आप जो घुसने की कोशिश कर रहे थे भीड़ में, वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन उसको दूर भगा रहा है। आपको जो वहां से लात मार के बाहर निकाला जा रहा है वो वास्तव में क्या, वो रिपल्सन ही है। हम जो बोल रहे हैं इसके अंदर आपको एंट्री मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो आ गया, पूरा भर गया है, घुसने की कोशिश करोगे तो निकाल दिया जाएगा, मतलब वहां रिपल्सन क्रिएट होगा आपके ऊपर। तो मान लो कि अगर यहाँ पे भीड़ की हाइट अगर 6 फीट है और आपकी हाइट अगर 4 फीट है, तब तो यहाँ पर आपको किसी तरीके से बोलेंगे कि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग की जा रही है, यहाँ पर जो भीड़ ने स्क्रीनिंग की है वो बहुत पावरफुल स्क्रीनिंग की है। इस स्क्रीनिंग से ये जो आपके पास जो चार्ज है वो आउटर पे नहीं लग सकते हैं, वो बहुत ही कम लग रहे हैं, बहुत ही कम। अट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत कम अट्रैक्शन है, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा है यहाँ तक कि अट्रैक्शन से ज्यादा। अब अगर मान लो इस तरीके से समझो, इसको पावरफुल स्क्रीनिंग कहते हैं। अगर वीक फील्ड स्क्रीनिंग कहोगे तो मान लो कि अगल बगल का जो बच्चे लोग खड़े हुए हैं, इसके अगल बगल मान लो कि भीड़ की हाइट इस बार मान लो कि सब छोटे छोटे बच्चे लोग उसको घेर लिए, 4 फीट की हाइट है। भीड़ की हाइट मान के चलो कि 4 फीट है, 4 फीट क्या, बच्चे की मान लो हाइट तो 3 फीट 2 फीट भी मान सकते हो, और आपकी हाइट इस बार मान लो कि 6 फीट की है। 6 फीट खड़ा है यहाँ पर, मान लो आप लोग खड़े हैं और ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर अगर खड़ा भी है, तो क्या फर्क पड़ेगा, सलमान खान तो बच्चा नहीं, उसका तो हाइट है काफी, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर इसका स्क्रीनिंग अगर छोटे बच्चे ने की होगी तो आपको नहीं लगता कि सारा अट्रैक्शन फिर भी आपके पास तो पहुंच ही जाएगा। छोटा बच्चा अगर उसका बगल खड़ा है तो क्या फर्क पड़ता है, सारा अट्रैक्शन अभी भी मेरे पास लग जाएगा। तो यही डिपेंड करता है कि आपके पास स्क्रीनिंग कैसा है। अगर स्क्रीनिंग पावरफुल है, वही बात है कि 6 फुट वाला स्क्रीनिंग आप 4 फुट वाले है, तो आपके पास स्क्रीनिंग जब पावरफुल होता है तो आउटर पे चार्ज पहुंच नहीं पाता है, रिपल्सन ज्यादा बढ़ता है। तो रिपल्सन बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है इसको दूर भगा रहा है, तो आउटर में इलेक्ट्रॉन और दूर में चले जाएंगे, तो साइज इसकी इंक्रीज हो जाएगी, एटम और बड़ा हो जाएगा। और मान के चलो कि अगर इसके पास पावरफुली वीक फील्ड अगर इसकी स्क्रीनिंग है, मतलब इसकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर है। अगर स्क्रीनिंग बहुत पुअर होगी तो इसका मतलब ये होता है, पुअर स्क्रीनिंग का मतलब कि अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोग हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटर पे सारा अट्रैक्शन अभी भी जा रहा होगा। तो उस केस में क्या करेगा न्यूक्लियस, उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो सबको क्लियर हो गया पावरफुल स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है। जब पावरफुल स्क्रीनिंग होगा तो आउटर पे अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास अगर वीक फील्ड यानी कि अगर पुअर शील्डिंग होगा, पुअर स्क्रीनिंग होगा, तो आउटर पे अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है। ये दो बातों को अच्छे से याद रखना। चलो
अब देखो इसके अंदर आपको एक चीज हम हमेशा बता दे रहे हैं, नोट भी करवा दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। अगर मान लो मेरे पास 4 पुअर शील्डिंग अगर रहेगी, अगर शील्डिंग बहुत पुअर है तो क्या हम लोग बोलते हैं, शील्डिंग पुअर है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, बढ़ेगा ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे अगर पुअर फील्ड शील्डिंग है तब। वही बात बता रहे हैं, 4 फीट वाली हाइट है, आपकी हाइट बाहर जो 6 फीट है तो अट्रैक्शन वहां पर लगेगा, इंक्रीज होगा। अगर मान लो कि 4 पावरफुल लिख दे रहे हैं, पावरफुल शील्डिंग, अगर सपोज कि हमारे पास पावरफुल शील्डिंग है तो जेड इफेक्टिव बाहर पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, बहुत लगेगा। जेड इफेक्टिव का मतलब वही होता है जो चार्ज जो न्यूक्लियस से लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा जब आपके पास क्या होगा, पावरफुल शील्डिंग होगा तब। तो ये 2 बातें हमको क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी इस चीज के लिए। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अब आपके पास इस चैप्टर के अंदर सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उसके बाद चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लोगे तो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अगर कहा जाए सबसे पहले क्या आता है तो बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो देखो बच्चे लोग एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो शॉर्ट में तो एक लाइन बोलोगे एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता है, एटम का रेडियस। इससे अब छोटा डेफिनेशन क्या आदमी दे सकता है, रेडियस ऑफ एटम। लेकिन एक लाइन में जितना बोलना आसान है कि एक एटम का रेडियस बोल रहे हैं उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं, चलो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना उतना ही डिफिकल्ट है। एक एटम के रेडियस को कैलकुलेट करना, सोचो एक तो एटम का साइज इतना छोटा होता है उसमें आप रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, एटम तो सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप सिंगल एटम को ला ही नहीं सकते हो, आइसोलेट करना उसको बहुत डिफिकल्ट है। सिंगल एटम का आइसोलेट का मतलब है, जैसे मान लो कि हम आयरन एटम बोलते हैं तो आयरन एटम में तो आयरन मेरे पास अगर एक ब्लॉक है तो उसमें तो बहुत सारे एटम्स होंगे, तो बहुत सारे उसके अंदर एटम्स है, तो अगर हम बोले कि हमको उसमें से एक एटम का रेडियस निकालो तो एक एटम निकलना तो कोई सिंगल फॉर्म में तो मिलता है नहीं, आयरन का एक एटम की जाके मार्केट से खरीद के लाओगे एक एटम तो आपको शायद एटम को आज तक कोई देख ही नहीं पाया, रेडियस तो बहुत दूर की बात है। तो एटॉमिक रेडियस याद रखना इजली तरीके से फाइंड नहीं किया जा सकता है, ये तो पहली बात की एग्जिस्ट नहीं करती, किसी एटम की रेडियस को आप साधारण तरीके से नहीं निकाल सकते, इसको निकालने के लिए स्पेशल मेथड यूज करना पड़ता है। कैसे कैसे, तो इसको निकालने के लिए एटॉमिक रेडियस किसी एक तरह के एटम्स के आप रेडियस नहीं फाइंड कर सकते, इसको अलग अलग चीजों में डिफाइन की गई। हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि एटम्स जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, जिस फॉर्म में पाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसके रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको पाया जाने के लिए देखते हैं, तो एटॉमिक रेडियस को हम बोलते हैं 4 तरीके से उसको फाइंड करते हैं। कैसे कैसे, तो आपके पास जो एटम्स होता है वो सिंगल फॉर्म में नहीं मिलता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड में मिलता है। जैसे आप चेक करो कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि आपके पास H2 हो गया, O2 हो गया, जैसे Cl2 हो गया। अगर मान लो कि हाइड्रोजन के एटम का मुझे रेडियस चाहिए तो वो आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 जो होता है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन H सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो H2 तो हम लोग मालूम कर सकते हैं ना, H2 का क्या करेंगे, दोनों का हम रेडियस निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, H2 लेके आएंगे और दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल के उसको हाफ कर लेंगे तो निकल जाएगा मेरे पास रेडियस, बोलेंगे हाइड्रोजन कितना रेडियस है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि आपके पास एक एटम का रेडियस तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ एटम्स किस किस फॉर्म में, मतलब नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसी को उठाएंगे हम लोग, उसी के ऊपर स्टडी करेंगे और उसी के हम लोग किसी तरीके से फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि रेडियस कैसे निकालें। तो अगर मान लो कि आपके पास एटम चेक करोगे तो कोवैलेंट बॉन्ड में मिल जाएगा, H2 O2 ये सब कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो पहले आपके पास जो रेडियस होता है वो कोवैलेंट रेडियस होता है। सेकंड हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस का मतलब क्या है, मेटालिक रेडियस का मतलब अगर आपके पास कोई मेटल्स है, जैसे मान लो मेरे पास कोई मेटल्स है, मान लो मेटल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, तो ये आपके पास अलग अलग एटम होंगे। अब क्या करोगे, कोई भी 2 मेटल को आपस में दोनों के न्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर कर लो और उसके हाफ कर दो तो वहां पर मेटल के भी रेडियस निकाल देंगे। तो मेटालिक रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोवैलेंट जो बॉन्ड बनाएगा उसके लिए अलग रेडियस को कैलकुलेट करना पड़ता है। थर्ड रेडियस कौन सा होता है, तो थर्ड को हम लोग बोलते हैं वंडरवाल। वंडरवाल तो रेडियस तो कहा जाता है कि
ये नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में रहता है। कुछ ऐसे भी एटम है जो बॉन्डिंग ही नहीं बनाते हैं, तो नॉन बॉन्डिंग वाले कैसे? अब नेचर में कुछ ऐसे भी एटम आपको दिखेंगे कि जिसके अंदर बॉन्डिंग ही नहीं होती है, तो नॉन बॉन्डिंग के लिए बेसिक डिफाइन होती है वन डर वाल रेडियस। और बताओ तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं या फिर बॉन्डिंग बनाना पसंद नहीं करते हैं? किसी को मालूम है नॉन बॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? इनर गैसेस। हाँ, इनर्ट गैसेस को देखोगे तो वो तो बॉन्डिंग के फॉर्म में ही नहीं रहते हैं। तो जनरली कहा जाता है कि इनर्ट गैसेस के लिए हम लोग ना वन डर वाल रेडियस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेस देखोगे तो आपस में अब He2 की तो फॉर्म में मिलेंगे नहीं इन लोग, तो ये तो बॉन्डिंग बनाते नहीं है, तो फिर इनके रेडियस को कैसे कैलकुलेट करें? मान लो कि अगर आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड है, सब यहाँ पर सारे कैलकुलेट कर लेंगे, रेडियस अगर बना रहा होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसका रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तभी उसका रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो बॉन्ड ही नहीं बना रहा, जो मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको वन डर वाल से करते हैं। वन डर वाल में क्या होता है ना कि आप एक क्या करो, गैस सैंपल लेके आओगे, मान लो हीलियम गैस का हम सैंपल लेके आ गए, इसमें देखते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स को नजदीक लाने के लिए आप कितना नजदीक कंप्रेस करके मैक्सिमम कितने नजदीक ला सकते हैं। मतलब अगर हम एक मान लो कंटेनर के अंदर हीलियम गैसेस भर दिए तो वहां पर दो मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे और देख के वहां पर कितना वो आपस में क्लोज आ सकता है, जितना क्लोज आएगा उसके फिर बीच में डिस्टेंस लेंगे, फिर इसको हाफ करेंगे। तो याद रखना कि इसमें आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि एक तो बॉन्डिंग नहीं होता है। कोवैलेंट के अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। मेटालिक के अंदर सिर्फ क्या होता है, टच करते हैं एलिमेंट, इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास अगर वन डर वाल है तो ये तो बिल्कुल टच भी नहीं कर रहा होगा, ये अलग अलग फॉर्म में होता है, उसके बीच का रेडियस निकालना पड़ता है हमको। और आपके पास 4 होता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस तो सिर्फ एग्जांपल्स के ऊपर समझ में आ जाएगा, Na+ सोडियम, वैसे एक छोटा सा मेटल्स हो गया जो आयन के फॉर्म में होंगे, उसका रेडियस को कैलकुलेट करना। तो आपके पास नेचर में जितने तरीके की बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, जितने तरीके के आपके पास नेचर में जो एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। और सबके लिए फॉर्मूला तो एक ही चीज दिखा जाता है। तो देखो थोड़ा थोड़ा करके हम सबके ऊपर बात कर ले रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट कैसे रेडियस बनाते हैं। एक रुक जाओ। चलो बच लो, अगर मान लो कि मेरे पास अगर कोवैलेंट रेडियस है, तो कोवैलेंट रेडियस के अंदर क्या होता है, दो एटम्स होंगे, आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे दोनों। हम लोग क्या करेंगे, एटम्स के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे और हाफ कर देंगे। तो ऐसे शॉर्ट में बोलेंगे अगर आप इसको रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेडियस ऑफ एटम ए, तो आपको पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए के बीच का डिस्टेंस, और उसको फिर हाफ करेंगे, तब जाके हमारे पास निकलेगा एक एटम का रेडियस जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होगा तब। अब अगर मान लो कि अगर आपके पास मेटल्स होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, तो सेम काम बच्चे लोग, यहाँ पर सेम ही फॉर्मूला है, कुछ नया फॉर्मूला यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर बस टच कर रहा होगा, फिर ये दोनों को निकाल के फिर डिस्टेंस को हाफ करेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लो 8 एटम्स हैं तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए कोवैलेंट नहीं है, मेटालिक रेडियस नहीं है, अगर वन डर वाल रेडियस है अगर हमारे पास है, तो वन डर वाल के लिए देखो क्या करेंगे। तो वन डर वाल के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बस एटम थोड़ा डिस्टेंस पर होंगे और ये दोनों के डिस्टेंस को मेजर करके इसको हाफ कर लेते हैं। तो इसका रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके रेडियस को आप लोग बोलिएगा वही फिर से DA/2 कर दोगे। तो एक चीज बताओ, तो अगर कभी कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा? 3 एग्जांपल दे रहे हैं, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वन डर वाल रेडियस। क्योंकि वन डर वाल नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में, उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा आपके पास रेडियस में बड़ा होगा। अब देखो एक चीज और, इसके अंदर एटॉमिक रेडियस के ऊपर ही बात कर रहे हैं, इसके अंदर किस किस फैक्टर पे एटॉमिक रेडियस आपका डिपेंड करता है, पहले हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले आपके पास कोवैलेंट रेडियस CR, सॉरी सबसे छोटा ना, सबसे छोटा हो गया कोवैलेंट रेडियस, फिर मेरे पास सेकंड हो जाएगा मेटालिक रेडियस क्योंकि वो टच कर रहा होता है, और ये तो और दूर पर है, सबसे बड़ा वन डर वाल रेडियस होता है। अगर हम पूछे कि इसके अंदर
किस एटम की साइज सबसे बड़ी होगी, इसका आपको सोच के बताना। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन हम पूछे फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, चलो बच्चे लोग यहाँ पर आपको आंसर करना। सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, बंद कर दो बच्चे लोग, म्यूट कर लो अपने आप को। चलो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इफेक्टिव न्यूक्लियर मेरे पास मान लो चार्ज हमें चेक करना है, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर अगर चार्ज अगर ज्यादा होगा, ऐसे समझिए, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे मान लो न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आउटर पर अट्रैक्शन लगाएगा, अगर आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाएगा तो उसको अपने तरफ होल्ड करेगा और उसको अपने तरफ पुल करेगा। तो बोल सकते हैं शॉर्ट में कि आपके पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है जेड इफेक्टिव के। अगर जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो साइज ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या होता है इफेक्टिव होगा चार्ज, तो जाहिर सी बात है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मान लो कि आपसे पूछे कि फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड छोड़िए, फर्स्ट पीरियड तो बहुत छोटा पीरियड है, सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में सोच के बताना तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा किसका होगा एटॉमिक रेडियस। एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सेकेंड पीरियड में सबसे मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका होगा? नियॉन। चलो नियोन तो वेरी गुड, क्योंकि वन वॉल रेडियस है, नियोन है, तो सबसे बड़ा यही होगा। उसके बाद चेक करो तो उसके बाद किसका, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरोन। चलो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। इसको ऐसे समझना, हम दो ही तीन एलिमेंट देंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, बाकी सब आप अगल बगल अरेंज कर लेना। इसका 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, चलिए ठीक है। अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ तो प्रोटॉन कितना होगा बोरोन के पास? 5। चलो तो 5 इसके पास यहाँ पर प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जिसमें से आपको मालूम होना चाहिए कि 1s2 करोगे फिर 2s2 2p1 आ जाएगा, तो p में 1 ही आएगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट p के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बस डायरेक्ट। मान लो मेरे पास ये p है, s तो पहले से भर चुका है, 1s 2s भी, p में 1 है। आगे बढ़ोगे प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, प्रोटॉन कितना हो गया आपके पास 6, इलेक्ट्रॉन p में 2 आ गया होगा, और आगे आप बढ़ेंगे तो प्रोटॉन आ गया होगा 7 प्रोटॉन, और आपके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। आगे जैसे बढ़ोगे प्रोटॉन हो गया आपके पास 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 4। तो इसको बच्चे थोड़ा ऐसे समझना, अगर मान लो कि मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, सॉरी 5 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन दिखेगा वो 5 मिल के इसके ऊपर लगा रहा होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे जाओ, और भी मतलब ऐसा नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और भी अंदर में इनर में शेल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, तो प्रोटॉन का अगर नंबर बढ़ गया तो अब क्या होगा आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे 5 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन पे 6 प्रोटॉन का अट्रैक्शन होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी 6 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, 6 प्रोटॉन मिलकर इसको खींच रहे होंगे। और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर फिर से बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको 3 दिख रहा था, एक इलेक्ट्रॉन पे 7 प्रोटॉन का अट्रैक्शन होगा, 7 प्रोटॉन मिलकर इसको खींच रहे होंगे, यहाँ पर भी 7 प्रोटॉन, यहाँ पर भी 7 प्रोटॉन, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होंगे 8 प्रोटॉन आपके पास आ गया। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, 8 प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। मतलब जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पर देखो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। आगे जैसे जाओगे तो क्या होगा,
फिर आप नेक्स्ट सेल में आ जाओगे तो आपके पास यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा। तो मतलब एक प्रोटॉन पर अब 9 प्रोटॉन का अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखो ध्यान से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब जैसे पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप देख रहे हैं एक छोटे से, आप बोलते हो न्यूक्लियस एक छोटा सा ही तो होता है, एक छोटे से होल के अंदर कंटिन्यू प्रोटॉन को आप ऐड कर रहे हैं, तो उसका चार्ज तो इफेक्टिव होना ही है। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो एक बड़े से जगह पे, लेकिन प्रोटॉन ऐड हो रहा है एक छोटे से जगह पे, तो प्रोटॉन क्या होगा, एक छोटे से जगह पे मान लो कोई चीज को अंदर बार बार पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, प्रोटॉन करेंगे, तो उसका क्या होगा, चार्ज काफी बढ़ जाएगा। तो चार्ज वही बढ़ता है तो क्या होता है, आउटर पर अट्रैक्शन लगाता है। तो आउटर पे जब ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा होगा, जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा है। अब एक इलेक्ट्रॉन को मान लो 5 लोग खींच रहे होंगे, कहीं पर एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को मान लो 6 खींच रहे हो, कहीं 7 खींच रहे हो, कहीं 8 खींच रहे होंगे, तो जहां पर ज्यादा अट्रैक्शन से उसको खींचा जाएगा। अब जिसके बाद मान लो कि यहाँ पे 6 पहुंच चुका है और आपके पास मान लो कि यहाँ पर 10 प्रोटॉन पहुंच चुके हैं, तब एक पर 10 मिलके इसको खींच रहे होंगे, 10 मिलके इसको खींच रहे होंगे, 10 मिलके इसको खींच रहे होंगे, 10 मिलके इसके, तो ऐसे करते करते हर तरीके से अट्रैक्शन लगेगा, तो साइज अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज क्यों होता है, रीजन कोई पूछेगा तो रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्रोटॉन ऐड हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ते चला जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से आउटर पे जो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन पर प्रोटॉन का बढ़ जा रहा है। तो न्यूक्लियर नियॉन के बारे में बात किया जाए, क्योंकि देखो पीरियड में मूव करोगे तो लेफ्ट टू राइट तो नियॉन सबसे लास्ट में आएगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस पर होगा। लेकिन नियॉन के बारे में एक्सेप्शनल केसेस कहते हैं क्योंकि ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता नहीं है, ये वंडर वाल बनाता है, तो ये सबसे बड़ा होगा, ये फिक्स है, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाकी वाला में चेक करो तो सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन के अंदर लिथियम लिथियम, क्योंकि लिथियम के पास सबसे कम प्रोटॉन है, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन की साइज याद रखना कि सेकंड पीरियड में सबसे छोटी होगी। इसी तरीके से आपके पास थर्ड पीरियड का भी वही केस होता है। चलो नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे और भी पीरियोडिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, डायगोनली के बारे में पढ़ेंगे, जब डायगोनल मूव करेंगे तो साइज किस तरीके से इंक्रीज होता है, किस तरह से डिक्रीज होता है। उसके बाद और भी 2-3 प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो चुका है।